अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने की, तो अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह करना चाहिए, हम साथ हैं। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है, विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए। आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए आप भी ओमकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। तो हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर में 18 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। यहां पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो सपना साकार होगा जो उन्होंने 2017 की फरवरी में लिया था नर्मदा के किनारे, यहीं ओमकारेश्वर में। तो नर्मदा की नगरी कहें या आदि शंकराचार्य की गुरु दीक्षा की स्थली, आज हम हैं ओमकारेश्वर में और आज आपको बताएंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा का अनावरण होना है, उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। हम ओमकारेश्वर में हैं, मां नर्मदा के किनारे पर खड़े हुए हैं और यहीं से देखिए ओमकार पर्वत दिखाई दे रहा है, जो ओमकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार हो रही है और इसका 18 सितंबर को लोकार्पण होना है। ये मूर्ति कई धातुओं से मिलकर बनी हुई है। यहाँ सबसे बड़ी जो मान्यता है वो क्यों यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हो रही है, उसमें एक मान्यता ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने 12 वर्ष की आयु में यहाँ पर दीक्षा ली थी। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर और अद्भुत मान्यताएं हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ माँ नर्मदा है, तो इसके ठीक पीछे कावेरी हैं और बीच में स्थित हैं ममलेश्वर महादेव। ममलेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके श्रद्धालु इस ज्योतिर्लिंग पर जल नहीं चढ़ाते, तब तक उनकी ज्योतिर्लिंगों की उपासना और दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो हम हैं आज ओमकारेश्वर में और आपको बताएंगे, हम भी वहां पहुंचेंगे जहां पर 108 फीट की धातु की मूर्ति बन रही है। स्टैचू ऑफ वननेस के बनने की कहानी, भगवान रामपुरे जी हैं, इन्होंने स्टैचू ऑफ वननेस का वो मॉडल बनाया जो सरकार ने फाइनल किया है। उस स्टैचू ऑफ वननेस में वो भाव भंगिमाएँ जो यहाँ के जो न्यास के जो लोग थे वो चाहते थे, वो इन्होंने पिरोई हैं, क्योंकि बहुत सारे देश के कलाकारों ने उसकी प्रतिकृति बनाकर मध्य प्रदेश सरकार को दी थी और मध्य प्रदेश सरकार ने न्यास को दी थी, जो शंकर न्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था। भगवान रामपुरे जी की प्रतिमा फाइनल हुई और वो मूर्ति में कन्वर्ट हुई। कैसे ये सफ़र इन्होंने तय किया, भगवान रामपुरे जी हैं कौन, सब बताते हैं आपको, उन्हीं की जुबानी बताते हैं। रामपुरे जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मैं महाराष्ट्र शोलापुर से हूँ और मेरी पैदाइशी शोलापुर से। तो मूर्तिकार आप के मतलब परंपरागत ऐसा होता है ना, पुश्तैनी मूर्तिकार होते हैं। पुश्तैनी मूर्तिकार भी है। हमारे पिताजी हमारे गुरु थे, मेरे भाई साहब मेरे गुरु थे। लेकिन जब ग्रेजुएट होना चाहे शिक्षण, तो हम बॉम्बे में जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की है। तो ये शिल्प कला की। अब देखिए, सरकार ने, मध्य प्रदेश के सरकार ने या शंकर न्यास ने आपको ऑफ़र किया
तो आपके साथ 11 और कलाकारों को भी ऑफ़र किया था, तो 11 से ज़्यादा कलाकारों ने दी थी अपनी प्रतिकृतियाँ। तो क्या लगा था उस समय, सोचा था कि आपकी प्रतिकृति ही यहाँ पर फाइनल होगी स्टैचू ऑफ वननेस के रूप में? सबसे पहली बात तो ये जो 11 लोग थे ये सभी उस्ताद लोग थे, मतलब एज आ आर्टिस्ट बहुत ग्रेट थे। ऐसा नहीं है कि उनकी कारीगरी में कोई कमी थी। अभी क्या है, 11 में से कोई एक को चुनना तो है ही, तो सौभाग्यवश हमारा चुनाव हो गया। तो जो 11 लोगों ने दी थी प्रतिकृतियाँ बना के मिट्टी की दी थी, तो उनमें से आपका जब चयन हुआ तो आपको यहाँ पर बुलाया न्यास ने, फिर न्यास ने बुला के क्या कहा कि अब क्या और उसमें बदलाव चाहिए? जी, उनका जो कहना था कि जो 12 साल का बच्चा चाहिए। ये शंकर जी जो है केरला से आए थे तो 8 साल के थे। यहाँ उन्होंने शिक्षण ग्रहण 4 साल के अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की, तो गुरु ने फिर आज्ञा दे दी कि अभी आप परिपूर्ण हो चुके हैं, अभी भारत की सेवा करने के लिए आप यहाँ से पधारिए। तो उनका जो पोज है, जिसको हम कहते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि अभी वो यहाँ से निकल ही रहे हैं, ऐसे वो पोस्चर है यहाँ। तो ये भाव भंगिमाएँ एक कलाकार को एक मूर्ति में डालना कितना चैलेंजिंग रहता है? जी, अभी साधना, अभी क्या कहते हैं उसको, ये तो एज अ आर्टिस्ट तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन किसी आध्यात्मिक गुरु का जब हम करते हैं तो वो करते वक्त हम उस साधना में चले जाते हैं, और साधना में चले जाने के बाद हमारी ये भावना है कि उनकी ऊर्जा ही हमारे साथ में काम करती है। मूर्ति को बनाने से पहले आपने कुछ स्टडी की थी क्या आचार्य संघ? जी, आचार्य जी का किताब पढ़ लिया था। उनके कई फिल्म हैं अनेक भाषाओं में, हिंदी में है, संस्कृत में है, तेलुगु में है, वो हमने देखे। और जो कहते हैं ना, तो अगर उनका मूल पकड़ना है तो उनका व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक चित्र को मूर्ति में कन्वर्ट किया, वास्तव कामत जी ने वो चित्र बनाया था, उनसे बात हुई तब, और कुछ उन्होंने बताया कि और कैसा इसको निखार सकते हैं? जी हाँ, मेरा सौभाग्य ये है कि वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट है, तो ये जो पहला स्केल मॉडल जो बना वो हम उनके घर में ही बना दिए, ताकि उनको मेरे घर आते जाने की तकलीफ़ ना हो। हम खुद उनके घर गए और वो 3.5 फीट की मूर्ति वहाँ ही, ताकि डेली हर रोज़ उस पर चर्चाएं होती थी हमारे। पहला मॉडल जब आपने दिया यहाँ पर न्यास को, उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 मॉडल बना के दो, ऐसा बोला था क्या? वो एक ही मॉडल है। शुरू में जो कंपटीशन हो गया, कुछ उसमें सुधार करने को बोला था? सुधार नहीं, बात यह है कि जब वो 11 लोगों को जब उन्होंने इनवाइट किया था, तो मेरा बड़ा लड़का सागर रामपुरे भी आर्टिस्ट है, तो उसने कहा कि पापा इतने बड़े स्कल्पचर के ऊपर आपका नाम लगना चाहिए, और ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा, ये स्कल्पचर मैं बना के दे देता हूँ। तो जो 11 में से एक स्कल्पचर वो मैंने नहीं बनाया, मेरे बड़े लड़के ने बनाया है। फिर उसमें मतलब बाप बेटे की पूरी मेहनत है, ऐसा भी कह सकते हैं? पूरी परिवार इसमें, जैसा अभी ये काम चल रहा है, मेरा छोटा लड़का भी यहाँ आया है, हमारे साथ जो काम करते हैं उनका भी, मतलब ये कोई भी चीज़ बनती है तो एक आदमी से नहीं बनती है, पूरा साथी होते हैं। यहाँ तक कि हमारा, आप थोड़ा पास में आइए ना प्लीज़ जी, यहाँ तक कि हमारा ड्राइवर भी, उसका भी सहयोग मिला है। अच्छा, चैलेंजिंग था काम? कैसा लगा? पूरा परिवार लगा रहता था पापा के साथ? जी, बहुत मतलब पापा तो दे रहे हैं सिरे के हमारे बच्चों ने किया है, वो तो होता है परिवार में। नहीं, बच्चों का तो होता ही है, लेकिन इनका जो है, मतलब हम तो बोल सकते हैं हम यंग है, हम कर पाते हैं, लेकिन इनके एज में इतना मेहनत करना, और इस एज में चाइना में जाके पूरा एक मंथ बिताना, वहाँ पे अपने हाथों से इतना ऊपर चढ़ के काम करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर। चाइना आप गए थे, तो चाइना में किस लिए गए थे? ये जब हमारी मूर्ति दी गई थी तो उसको इनलार्ज किया गया था, पार्ट 4 भाग में। अभी 108 फीट है, तो वो 4 भाग में समझो 20 फीट है, 18 फीट है, ऐसे पार्ट में उसको बनाया जाए। तो
जो हमने मूर्ति बनाई है तो हुबहू वैसे है कि नहीं, ये देखना और हमेरी जिम्मेदारी तो होती चाइना में बन रही थी ये पार्ट, है। जी 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 चाइना में कौन बना रहा था इसके पार्ट? जिनसिंग टॉर्क मेटल क्राफ्ट्स बोल के कंपनी है, तो उन्होंने ये चाइना में इसका मेटल कास्टिंग किया। जो मेटल में कन्वर्ट करना होता है वो उन तो वो सारे मापदंडों पे खरी उतर रही, ये देखने आप गए थे? जी 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 जी। और फिर वो जो पहला मॉडल होता है ना, तो उस पे ऊपर चढ़ के वो सब काम करना पड़ा, क्योंकि अपना इंडियन अब कैसा लग रहा है कि आपका मॉडल सेलेक्ट हो गया और आप आकार ले चुका है, बस 18 तारीख का इंतजार है? तो अभी ऐसे समझिए कि पैर ज़मीन पे है और मन आसमान में है। तो देखिए, ये थे भगवान रामपुरे जी, उनके साथ उनके बेटे भी हैं। निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है इनके जीवन की, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ वननेस जो दुनिया को संदेश देने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है, यहाँ स्थापित हो रहा है, और अद्वैत वैदिक संस्थान यहाँ पर बनेगा और अद्वैत लोक का निर्माण यहाँ होगा। तो यहाँ से पूरे दुनिया में आदि शंकराचार्य के दर्शन का प्रभाव दिखेगा और उनके दर्शन का जो उन्होंने जो मन में सोचा था या जो उनकी परिकल्पना थी, उसको साकार रूप देने के लिए सरकार के प्रयास का हर जगह एक विस्तार होगा। तो L&T की जिस कंपनी को इस स्टैच्यू ऑफ वननेस को स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, AK सिंह साहब हमारे साथ हैं, उसके सहयोगी L&T कंपनी के अधिकारी हैं, उनसे समझेंगे सर कितना और वक्त लगेगा अभी इसमें? सबसे पहले तो वक्त बाद ही बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करेंगे DNN TV का, जो आप हमसे बात कर रहे हैं, और उससे पहले मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी ये सोच है, जिनकी ये कल्पना है, और डेफिनेटली शंकराचार्य जी जो इतने महान पुरुष का हम लोग को मौका मिला यहाँ पे इस स्टैच्यू को बनाने के लिए। तो हम सिर्फ स्टैच्यू नहीं बना रहे हैं, हम पूरी भावना के साथ में जुड़े हुए हैं, भावनात्मक उनके साथ जुड़ाव है। और इसके बाद इसकी जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट प्रक्रिया है। जैसे कि पहले एक फोटोग्राफ किसी ने कल्पना की, उस कल्पना को मिट्टी के जो स्कल्पचर हैं उन्होंने मिट्टी में उसको पहले क्ले में बनाया, फिर उसकी क्ले को थोड़े पीतल में 3.5 फीट, 5 फीट, 11 फीट, तो 3, 4, 5 स्टेजेस में उसको देखा गया कि ये अनुरूप है या नहीं है। इसके बाद इसकी स्कैनिंग डाटा की गई, स्कैन किया गया उसको, फिर उसको इनलार्ज किया गया। इनलार्ज करने के साथ साथ अब इसको स्ट्रक्चर डिज़ाइन। कौन सी धातु सर? इसमें देखिए मेनली तो अष्ट धातु है जिसको कह सकते हैं, और अंदर में जो है स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील जो कि बहुत करीब 400-500 साल रहने वाली चीज़ है। और अंदर में जो जैसे जनरली जो आप देखेंगे कंक्रीट में MS स्टील वगैरह लगाते हैं, ये स्टेनलेस है। स्टेनलेस से कोरोजन नहीं होगा, तो कोई वातावरण का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह इसकी जो गणना की गई है, तो ये 500 साल अवेलेबल रहेगा, एजम्पशन करके किया गया है सारे डिज़ाइन। इतनी बड़ी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करना पहाड़ पर, इतनी ऊंचाई पर, कितना चैलेंजिंग है सर? एक टेक्निकल इशू है। बिल्कुल चैलेंजिंग है। देखिए पहले तो यह है कि अगर हम हर चीज़ यहाँ पे लाते तो बहुत टाइम लग जाता, तो हमने इसकी व्यवस्था ये की कि हम इसको पहले फैक्ट्री में बना लेते हैं। डिज़ाइन किया और फैक्ट्री में इसको पीसेस में बना लिया, उन पीसेस को यहाँ पे ले आए, उनको असेंबली सिर्फ किया, इससे हमारा कम टाइम लगेगा। कितने पीस में डिवाइडेड? ये पीस में कह सकते हैं, जो बाहर का धातु 274 पीस था, अंदर का करीब 200 टन है, तो डिफरेंट पीसेज हैं। टोटल कितने टन? उसको कुल मिला के करीब 350 टन के आसपास जो है जो मटेरियल। 108 फीट की प्रतिमा है, और बेस और इसके बाद कितना टोटल हो जाएगा? बेस तो कह सकते हैं वो कंक्रीट की बेस है, क्योंकि उसमें ही करीब 175 टन का स्टील है बेस के अंदर, सो दैट वो रोक सके इसको, जो ऊपर का बना हुआ उसको संभाल सके। तो इस तरह का है जो कल्पना को अभी साकार होने वाला है परसों, मुझे लगता है 18 स्टैचू भारत देश में बिरले में से एक होगा। बिल्कुल 100%। इसलिए मैं स्टैचू नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं बोलूँगा एक भावना, इसमें मैं बोलूँगा इसमें एक जान है, इसमें एक कह सकते हैं संदेश है। तो स्टैचू नहीं, मैं स्टैचू नहीं बोल सकता इसको। हमारे सारे जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं, वर्कमैन जो भी हैं, हमारे सहयोगी जो भी हैं, एक जगह से नहीं, जगह जगह से आए हुए लोग, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई वो भी आए हुए, उन्होंने अपना योगदान दिया। चाहे इंजीनियरिंग में भी हमारे इंजीनियर से योगदान दिए,
और मुझे यहाँ भविष्य के कितने साल को देखकर ये स्टैचू ऑफ वननेस तैयारी की? ये इसलिए कह रहा हूँ, आगे का 500 साल देखा गया कि भाई ये यहाँ पे एटलीस्ट भारत देश को, पूरे वर्ल्ड को संदेश देने के लिए ये चीज़ें बनी रहे जो हमारी डिसअपियर हो रही थी, जो कब तक बिल्कुल फाइनल स्टेज में होगा? फाइनल बस 4 दिन के बाद आप 18 तारीख को आप देख सकते हैं इसका अनावरण। तो देखिए 18 तारीख को देख सकते हैं इसका अनावरण, कह रहे हैं सिंह साहब। और कितने चैलेंजिंग रहा, लेकिन चैलेंजिंग के साथ साथ जो इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर बना रहे हैं L&T कंपनी के सारे अधिकारी कर्मचारी, इसका जो संदेश जाने वाला है स्टैचू ऑफ वननेस का, वो एकात्मता का संदेश जाने वाला है, धर्म अध्यात्म दर्शन का संदेश जाने वाला है। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश इसका साक्षी बनेगा और ओमकारेश्वर में 18 तारीख को एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम, इस भव्य और दिव्य मूर्ति के अनावरण का। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के विजय सिंह वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि सर स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो चैलेंजिंग था ही, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था जब टास्क मिला? चैलेंज तो इतना था कि मैंने अपने 40 साल की सेवा काल में, जब मैं अपने प्रदेश में इंजीनियर रहा और प्रमुख अभियंता के पद से सेवानिवृत्त भी हुआ हूँ, मैंने सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर सड़कें भी बनाई हैं और सैकड़ों पुल बनाए हैं और सैकड़ों हज़ारों बिल्डिंगें पूरी करवाई हैं अपने मार्गदर्शन में। लेकिन मेरे सारे इस अनुभव का तत्व ज्ञान मेरे को यहाँ लग गया। इस एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें 500 साल की परिकल्पना हमारे शासन की जो थी, ये हमें लंबे समय के लिए बनाना है, तो वो हमने इसको पूरा करने के लिए इसकी नींव और इसका स्टैंड और इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि ये प्रतिमा 500 साल कम से कम इसका जीवन काल रहे। मतलब इसको कुछ नहीं हो सकता, किसी भी तरह के भूकंप में, किसी भी तरह की हवा में और किसी भी तरह के कोई भी नुकसान में कुछ नहीं हो सकता इससे। इसके अलावा सर देश के कोने कोने से यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट आप लोगों ने बुलाए, उनसे सलाह ली, और ऐसा क्या लग रहा था कि एक पहाड़ पर इतनी बड़ी स्टैचू स्थापित करना, इतनी भारी भरकम, हालांकि बाल शंकर की है, लेकिन जो उसका टन में यदि वजन देखें तो वो ज़्यादा भारी है। फिर ऐसे में जो एक्सपर्टों की राय है, उन्होंने क्या कुछ ऐसी सलाह दी थी जो लगता था कि ये यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन फिर बाद में लगा कि जब सलाह हुई कि ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सही प्रश्न है। इसमें नर्मदा जी हमारी जो है एक फॉल्ट जिसे बोलते हैं, भूकंप के एक फॉल्ट जोन में है, और हमारा ये जोन क्रमांक 3 यानी कि तीव्रता जो होती है भूकंप की, उस जोन में ये स्थित होने के कारण हमारे पास चैलेंज ज़्यादा था। पहाड़ी में होने के कारण हवा का चैलेंज ज़्यादा था कि 500 साल की लाइफ में कोई ऐसी हवा आए, उसी समय भूकंप आए और उसी समय पानी भी गिर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में इसको डिज़ाइन करवाने के लिए हमने जर्मनी के एक्सपर्ट्स की भी सहायता ली है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने जर्मनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तेज़ हवाओं में पहाड़ के में हॉरिजॉन्टल भी हवा आ सकती है, खड़ी भी हवा आ सकती है, तो उनके जो पैनल्स हैं उनको उड़ ना जाएं, कोई अंग उसका उड़ ना जाए, ये सबको ध्यान में रखने के लिए 150 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवा के लिए भी इसको एनालिसिस किया है। हमारे यहाँ की विंड टनल एनालिसिस कराया हमने इसको त्रिवेंद्रम में। एक तो वो था। दूसरा, हमने IIT रुड़की से इसका इस बात का टेस्ट कराया है कि ये सिर्फ 3 रिचर्ड स्केल के जो जोन क्रमांक 3 की जो तीव्रता है, उससे भी ज़्यादा, यानी अगर जैसे हिमालय में जो हमारा जोन नंबर 4 है, उससे भी ज़्यादा अगर मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आता है, उसमें हम कैसे इसको बचा पाएँ, ये भी हमने उनसे स्टडी करवाई है। और उनने जो इसमें अपने डिज़ाइन इनपुट दिए, उसका हमने सबका समावेश किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से आध्यात्मिक टूरिज्म का बढ़ावा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो ये स्थान कितना अब और लोगों में प्रिय होने वाला है? हमारे सामने उज्जैन एक उदाहरण है। आप मान के चलिए ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जिस समय हमारा म्यूज़ियम और ये बन के तैयार हो जाएगा, और हमारा जो इंस्टीट्यूट बनने वाला है आचार्य शंकर, जिसके लिए अभी निविदाएँ लग रही हैं और शीघ्र उसको हम काम चालू करेंगे। ये काम पूरा हो जाने पर मैं समझता हूँ सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ना वो आपके अंदाज से रहेंगे, ना मेरे अंदाज से रहेंगे, क्योंकि जनता ऐसी उमड़ने वाली है यहाँ पे कि हम प्रोजेक्ट भी बड़ा है सर, 2000 करोड़ का और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा। अभी निविदा आने पे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ पूरा करने पर उससे भी ज़्यादा रहेगा। उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो ये अद्भुत प्रोजेक्ट इसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, कल्चरली, आध्यात्म की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से मैं समझता हूँ ये सबसे अद्भुत प्रोजेक्ट है हमारा।
तो देखिए, एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमारी जानकारी में नहीं थी, लेकिन वर्मा जी ने हमें बताई, और ये बता रहे हैं कि सरकार भले ही 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो, लेकिन अभी और भी आगे ये राशि जा सकती है। हमारे साथ स्वामी भूमानंद सरस्वती जी महाराज हैं। आज से यहाँ पर यज्ञ शुरू हो गया है, और क्या क्या यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान है वो होंगे 18 तारीख के पहले और 18 तारीख के बाद, उनसे समझेंगे। स्वामी जी, यहाँ पर आज से यज्ञ शुरू हुआ, 11 तारीख से अनुष्ठान चल रहे हैं, तो यहाँ पर किन किन स्थानों से संतों की आमद यहाँ पर हुई है? देखिए, संत तो यहाँ भारतवर्ष से सब जगह से आए हैं, और अभी 18 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें और भी संत आएंगे। अभी तो जो अनुष्ठान के निमित्त आए हुए हैं, वेद पारायण के निमित्त, वेदांत के निमित्त जो आए हैं, अभी यहाँ वो संत हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथनीक आकर ये इस यज्ञ पूजन की शुरुआत की है, तो आज से कुछ और अनुष्ठान बढ़ेंगे? नहीं, अनुष्ठान तो अब यही है, एक ये शास्त्र का पारायण जो वेदांत शंकराचार्य भाष्य हैं उनका 11 तारीख से अनुष्ठान शुरू हो गया था, वो अभी चल रहा है। और साथ में आज से ये वेद पाठ, चारों वेदों का पारायण और यज्ञ, ये आज से शुरू हुआ है मुख्यमंत्री जी के आगमन पर। जी, तो इसमें क्या क्या और आगे की प्रक्रियाएं होंगी, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है, हमारी संस्कृति अतिथि देव भव की संस्कृति है, और 18 तारीख का मुख्य कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकराचार्य जी का विग्रह, उसका अनावरण होगा पूज्य संतों के सानिध्य में। और भारतवर्ष के कई विभागों से भी, कई राज्यों से भी, विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिभाएं यहाँ पे उपस्थित होंगी, बड़े विद्वज्जन उपस्थित होंगे, और सबके साथ में, सबकी उपस्थिति में ये अनावरण का कार्यक्रम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री और सरकार ने एक पहल की है इस अद्वैत लोक की, तो ये अद्वैत लोक संतों के लिए कैसा है और संदेश देने के लिए कैसा है? ये सबके लिए कल्याणकारी है, संसार के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो दर्शन है, वो सर्वहितार्थ की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है। जीव मात्र का कल्याण इसमें निहित है, और इसीलिए ये नाम में ही छुपा हुआ है। शम करोति इति शंकरा, भगवान शंकर कल्याणकारी हैं, और ये कल्याणकारी कार्य ही यहाँ से होंगे, जो सारे जगत को सत्य का, अहिंसा का, शांति का संदेश देंगे। तो देखिए, सत्य का, अहिंसा का, शांति का और एक रूपता का, एकात्मता का संदेश देंगे। यहाँ से जितने भी जो साधु संत आए, उनके सबके आशीर्वाद से यहाँ ये सब पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ आकर यहाँ यज्ञ पूजन की शुरुआत कर चुके हैं। 18 तारीख का इंतजार सभी संतों को है, क्योंकि संतों के लिए ये यहाँ मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर की ये ओमकार पर्वत बड़ी तपोस्थली बनने वाला है। ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक, सरकार की मंशा ओमकारेश्वर को विस्तार देने की। हमारे साथ कुछ यहाँ जो होटल व्यवसायी हैं, स्थानीय जो लोग यहाँ दर्शनार्थी आते हैं ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनसे समझते हैं कि यहाँ वो क्या संभावनाएं देख रहे हैं। यहाँ पर ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, विश्व प्रसिद्ध है, लोग पहले आते थे, लेकिन अब जब से सरकार ने एक प्रोजेक्ट यहाँ अद्वैत लोक का जो विस्तार किया है, 18 तारीख को स्टैचू ऑफ वननेस का देखिए लोकार्पण भी होना है, तो क्या देखते हैं, कैसी संभावनाएं आप लोग देखते हैं? आप यहाँ व्यापार कर रहे हैं। निश्चित ही भाजपा शासन ने जो इस कार्य को किया है, इससे ओंकारेश्वर में व्यापार बढ़ा है, पर्यटन अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं, और यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, जो दुकानदार हैं उन्हें। तो ये पर्यटन की दृष्टि से ठीक मानते हैं? पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया हुआ है, और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो लगता है कि ओमकारेश्वर में इससे कुछ विकास होगा?
हाँ, विकास तो हो रहा है, पर यहाँ के जो युवा बेरोजगार है उन्हें इस परियोजना में यहाँ की प्राथमिकता पहले देना चाहिए। ये मंशा है यहाँ के लोगों की। यहाँ के युवाओं का यही मंशा है कि यहाँ जो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी बन रहा है, इसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत बढ़िया काम है, और ये पहला सरकार ऐसी है जिनने हिंदू धर्म के प्रति उनका विस्तार किया है, जिससे अधिक से अधिक हिंदू धार्मिक क्षेत्रों में जा रहा है और वहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। तो आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस इतनी विशाल होगी और सारे मापदंडों पर खरा उतरेगी, चाहे टेक्निकल इशू हो, चाहे आदि तूफान की बात हो या फिर खराब मौसम की बात हो, सभी में ये स्टैचू ऑफ वननेस टिकाऊ साबित होगा, ये दावा है यहाँ टेक्निकल लोगों का। अब क्या क्या यहाँ स्टैचू ऑफ वननेस के अलावा अद्वैत लोक में होगा, उसकी एक पूरी लंबी सूची है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है सरकार का, वो कितना कारगर होने वाला है। तो अब इस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास रहने वाला है, 18 सितंबर का इंतजार है, लेकिन उसके पहले ही क्या क्या यहाँ बनने वाला, उसकी पूरी एक सूची हमारे हाथ में है। एक चिरस्थायी स्मृति, ये चिरस्थायी स्मृति इसलिए भी यहाँ पर बनाई गई है कि एकात्मता का संदेश देने के लिए ये पूरे विश्व के लिए एक स्टैचू रहे, एक स्तंभ रहे। इसके बाद जो शंकर स्तंभ यहाँ पर बनेगा, अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय जो बनेगा, उसमें शंकर स्तंभ एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाएगा। तो एकात्मता की मूर्ति के नीचे भवन में एक विशाल स्तंभ यहाँ पर बनाया जाएगा, उसे शंकर स्तंभ कहेंगे। और इसके अलावा देखिए निधि ध्यान केंद्र है, इससे केंद्र की क्षमता 300 लोगों की होगी और इसमें कई भाषाओं के लोगों को मेडिटेशन यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या है वो भी बताते हैं। लेजर लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर आएंगे दर्शक यहाँ पर देखने के लिए, उनके लिए लेजर लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की गई है। इसमें इस शो में जो है वो उपनिषदों की कथाओं के रोचक ढंग से दर्शकों को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हाई स्क्रीन थिएटर भी यहाँ पर इस पूरे लोक में आपको देखने को मिलेगा। उसमें कुल क्षमता 500 होगी, जहाँ आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन को बताया जाएगा। सृष्टि गैलरी भी एक यहाँ पर होगी, जिसमें वेदांत व्याख्याता केंद्र होगा और वो केंद्र इसमें 3D होलोग्राम से आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शन बताया जाएगा आदि शंकराचार्य का। डायोरामा, कुल 60 डायोरामा के माध्यम से आचार्य शंकर के संपूर्ण जीवन का सजीव प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। अद्वैत नर्मदा विहार, ये बहुत खास रहने वाला है यहाँ दर्शकों के लिए। अद्वैत लोक संग्रहालय के निम्न भूतल पर अद्वैत नर्मदा विहार स्थित होगा। इसमें दर्शक स्वचलित नौकाओं के माध्यम से विहार कर सकेंगे। नौका विहार का प्रारंभ जो है बोर्डिंग जो कह सकते हैं, बोर्डिंग होगा, एरिया होगा, वो नर्मदा उद्गम स्थल होगा। अमरकंटक से होकर अंत में भरूच की खाड़ी तक ये पूरा रोड मैप होगा। कला वीथिका होगी, कला वीथिका में देखिए आचार्य के पूरा दर्शन होगा, कैसे आचार्य ने क्या किया बाल्य अवस्था से लेके अभी तक। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस अद्वैत लोक में देखने को मिलने वाली हैं। अन्नपूर्णा नाम से ही हम ये परिलक्षित होता है कि यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था होगी, वो जो यहाँ पर आगंतुक होंगे उनके लिए कम से कम राशि में या दान राशि में खाने पीने की व्यवस्था होगी। अद्वैत कलाग्राम के माध्यम से समस्त लोग जो क्षेत्र पूरे देश के जो शिल्पकार हैं उनको यहाँ पर यदि वो आते हैं, यहाँ पर उनको विकसित केंद्र एक बनेगा, जिसमें उन शिल्प कलाओं को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा और उनकी जो दुकानें यहाँ पर लगेंगी उनमें उनकी वस्तुएं भी विक्रत होंगी। पंचायतन मंदिर, एक मंदिर भी यहाँ विशाल होगा इस अद्वैत लोक में। इस पंचायतन मंदिर की बहुत अलग पूजा पद्धति होती है, उस पद्धति को यहाँ पर दिखाते हुए उस मंदिर का निर्माण होगा। तो अद्वैत वेदांत संस्थान पूरा एक यहाँ पर शोध संस्थान के रूप में विकसित होगा। तो ये हमने कुछ प्रमुख घटक बताए हैं, हालांकि इस सूची में काफ़ी कुछ यहाँ समाहित है, लेकिन ये जो नर्मदा नदी के किनारे ओमकार पर्वत पर जो अद्वैत लोक बनने वाला है, वास्तव में अद्भुत होगा, विलक्षण होगा, अद्वितीय होगा और पूरे राष्ट्र को संदेश देने वाला होगा एकात्मता का, आचार्य शंकर के दर्शन का। और निश्चित तौर से ये वो परिकल्पना है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2017 में अपने दिमाग में रखी थी और अब उसको साकार रूप मिल रहा है। तो एक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज, ओमकारेश्वर।